नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों से और सजग रहने की अपील की। कहा, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी अब भी महत्वपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में स्वास्थ्य देखभाल और जांच संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया और किसी भी हालात से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। सरकार ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में 33 की जगह अब 45% यात्रियों की अनुमति दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ रहा है। श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। You will be happy to know that powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. However, India's death per million due to COVID is under 12. श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं, फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है। Lakhs of villages, home to 85 crore people, remain almost untouched by coronavirus. A people-driven fight has given good results so far. But can we let our guard down? No, not at all. In fact, we have to be even more careful now. Wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रही है और ये न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है। The world is fighting a strong battle against a global pandemic. COVID-19 is not only a physical sickness that is a threat to lives of people. It also takes our attention to unhealthy lifestyles. A global pandemic implies that humanity as a whole needs healing. Let us do everything possible to further harmony and happiness in our planet. श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अल्पकालिक और दीर्घकालिक विषयों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि समुद्र से अंतरिक्ष तक और खेतों से कारखानों तक जनहित और विकास के अनुरूप निर्णय लिए गए हैं। In the last few weeks, the government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian.
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर प्रौद्योगिकी, मूल सुविधाएं और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना चाहती है। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली के छतरपुर में कोविड देखभाल केंद्र देखने गए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी उनके साथ थे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देशवाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने गृहमंत्री को कोविड देखभाल केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी से राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाए गए इस कोविड देखभाल केंद्र में चिकित्साकर्मी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। आईटीबीपी को इस सेंटर के परिचालन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। दिल्ली सरकार इस केंद्र के लिए सभी तरह की प्रशासनिक मदद दे रही है, जबकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने अपना परिसर और मरीजों के लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस कोविड देखभाल केंद्र की क्षमता 10,200 बिस्तरों से अधिक तक बढ़ाई जा सकती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में ये अब तक का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र है। इसमें आईटीबीपी की ओर से 1,000 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और अर्ध चिकित्सा कर्मियों के अलावा 1,000 अतिरिक्त चिकित्साकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस केंद्र के 2 हिस्से होंगे। एक में कोविड देखभाल केंद्र होगा, जहां पर बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। वहीं दूसरा हिस्सा पूरी तरह से कोविड समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होगा। पहले हिस्से में केंद्र के 90% बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में 10% बिस्तरों की व्यवस्था है। स्वास्थ्य केंद्र में 75 एम्बुलेंस गाड़ियां भी तैनात की जाएंगी। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 2,948 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही राजधानी में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 80,188 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि कोरोना से ग्रस्त 49,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,210 लोग ठीक हुए हैं और 66 लोगों की मृत्यु हुई है, जिन्हें मिलाकर राजधानी में मृतकों की संख्या 2,588 हो गई है। देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 मामलों की मौजूदा स्थिति, महामारी से स्वस्थ होने की दर, मृत्यु दर, रोगियों की संख्या 2 गुना होने की अवधि, रोगियों के परीक्षण की प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 3 लाख से अधिक रोगी इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारा देश दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले कोरोना महामारी का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार किया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टेलिटी फैटेलिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए देश भर में करीब 13 लाख बिस्तर उपलब्ध हैं। कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 1,026 प्रयोगशालाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के 2,20,479 जांच की गई हैं। मंत्री समूह को यह भी बताया गया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नियंत्रण के उपायों और निगरानी संबंधी तौर तरीकों का कड़ाई से पालन करना, प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमता का पूर्ण उपयोग, बीमार और बुजुर्गों का ध्यान रखना, आपात हॉटस्पॉट का पूर्वानुमान लगाना, रोगियों को अस्पतालों में भर्ती करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना, उपचार के जरिए मृत्यु दर कम करना और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को चौकस रखना जरूरी है।
10 सदस्यों वाले अधिकार संपन्न समूह के अध्यक्ष ने इस अवसर पर मंत्री समूह के समक्ष एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया और बताया कि कोविड-19 संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए निर्धारित 60 दिन की समय सीमा को अब घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इस साल 30 मार्च से 24 जून तक अधिकार प्राप्त समूह को 77,307 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त हुई, जिनमें से 93.84% को निपटा लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकारों से प्राप्त 53,130 शिकायतों में से 63.11% को निपटा दिया गया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान यह बताया गया कि 85% से अधिक सक्रिय मामले और कुल मौतों में से 87% 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मंत्री समूह को बताया गया कि तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में 15 केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। वर्तमान में एक केंद्रीय टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा कर रही है, जो कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करेगी। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है और देश में 1039 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 185 लाख से अधिक N95 मास्क और 116 लाख से अधिक PPE भी प्रदान किए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय दल ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा के लिए आज मुंबई और ठाणे जिले का दौरा किया। केंद्रीय दल में शामिल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुणाल कुमार ने ठाणे के स्थानीय निकाय प्रमुख विपिन शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 203 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या 13,203 हो गई है। इस अवधि के दौरान कोविड-19 के 4 मरीजों के मरने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 546 हो गई है। राज्य के 24 जिलों से कल तक कोरोना वायरस के नए मामलों की पुष्टि होने की खबर नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी भोपाल से 31 और इंदौर से 36 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,543 हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल में कोविड-19 रोगियों की संख्या 2,664 है। इस बीच राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में 4200 से अधिक पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी से कहा है कि वे जल्द से जल्द 4,269 कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने पुलिस विभाग के लिए अलग अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव भी मांगा है। ये पुलिस अस्पताल सैन्य अस्पतालों की तरह होंगे, जहां सभी रैंकों के कर्मियों का उपचार किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 580 नए मामलों का पता लगने के साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। एक रिपोर्ट। गुजरात में 24 घंटों में 580 नए मामले एक दिन का सबसे बड़ा उछाल है। कुल 30,158 मामलों के साथ गुजरात अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली के बाद देश का चौथा राज्य बन गया है। अहमदाबाद जिले में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 20,000 को पार कर गई है। सूरत में कुल मामले 4,000 से अधिक हो चुके हैं, जबकि वडोदरा में कुल मामले 2,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 18 मौतें दर्ज की गई, जो पिछले 56 दिनों में एक दिन में सबसे कम मौत है। मरने वाले 18 मरीजों में अहमदाबाद में 8, सूरत में 3, अरावली और भरूच में 2-2 और मेहसाणा, बनासकांठा और पाटण में 1-1 मृत्यु शामिल है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों से 532 मरीजों की छुट्टी के साथ ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले कुल मरीजों की संख्या 22,038 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में आज कोविड के 3,713 नए मामले आने के साथ ही राज्य में कोविड मरीजों की संख्या 78,000 को पार कर गई है। इस बीच भारतीय रेल ने रेलगाड़ियों के परिचालन और यात्री सुविधाओं को संतोषजनक बनाने के लिए राज्य में लॉकडाउन के बावजूद अपनी कई परियोजनाएं तेजी के साथ पूरी कर ली हैं।
दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन के अंतर्गत जोलारपेट्टे एक व्यस्त स्टेशन है। 4 किलोमीटर लंबे इस परिसर में आमतौर पर रोजाना लगभग 200 ट्रेनें आती जाती हैं। लॉकडाउन का फायदा उठाकर मई महीने में रिकॉर्ड 8 दिनों में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया गया। यहाँ पहले रेलगाड़ियां 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगते हुए चलती थी, लेकिन पटरियों के आधुनिकीकरण हो जाने से अब रेलगाड़ियां 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। जोलारपेट्टे रेल यार्ड का आधुनिकीकरण रेलवे की कई यश गाथाओं में से एक है। रेलवे ने रेल फाटक बंद करने, सिग्नल के नवीकरण और ट्रैक सर्किट बदलने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लिया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। सरकार ने उस ट्वीट को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि आयुष मंत्रालय के वैज्ञानिक पैनल के कुछ लोग कोविड-19 की दवा से संबंधित खबरों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कोई वैज्ञानिक पैनल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया है। जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सोमेथाजोन भी दिया जा सकता है। जिन रोगियों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है उन्हें 3 से 5 दिन के लिए ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है। इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करना जरूरी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं 1800-115767। श्रोता फोन पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं 011-233-1444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को अपने घरों में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने की सलाह दी है। जब भी कोई महामारी आती है तो इसका असर कुछ दिन तक रहता है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त निकल जाएगा। लेकिन ये कठिन वक्त होता है और इस कठिन वक्त के समय हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे परिवार को संभालें, ये शायद हमें समझने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारे जुनून की उड़ान आसमान से ऊंची है, हमारे इरादों की मजबूती चट्टानों से भी मजबूत है और हम सिर्फ नौकरी नहीं करते, हम सुरक्षा करते हैं देश की। हम हैं भारतीय वायुसेना और आपके पास है मौका हम में से एक बनने का। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों से और सजग रहने की अपील की। कहा, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी अब भी महत्वपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में स्वास्थ्य देखभाल और जांच संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया और किसी भी हालात से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। सरकार ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में 33 की जगह अब 45% यात्रियों की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में 33% यात्रियों की जगह 45% यात्री ले जाने की अनुमति दे दी है।
नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई को घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी थी। मंत्रालय ने हवाई यात्रा के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया है। नागर विमानन महानिदेशालय से कहा गया है कि वे नए आदेश के अनुरूप घरेलू उड़ानों की समय सारणी तय करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन के बीच कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को वर्ष 2005 से 2009 तक चीनी दूतावास से लगातार चंदा मिला। इसके अलावा फाउंडेशन ने 2006 से 9 तक लग्जमबर्ग से और वाणिज्यिक हितों वाले कुछ एनजीओ से भी चंदा प्राप्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फाउंडेशन के लिए चंदा लेकर राष्ट्रीय हितों की बलि दी गई है। श्री नड्डा ने कहा कि चीन के साथ गतिरोध और कोरोना आपदा के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन सवालों से मुंह नहीं चुराना चाहिए जो राष्ट्र उनसे पूछना चाहता है। चीन के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करने का आग्रह करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस से कहा कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा दे। उधर कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से कथित चंदा मिलने के आरोप लेकर श्री नड्डा की आलोचना को खारिज कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज कहा कि भारत चीन मसले का राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में सतारा में श्री पवार ने कहा कि गश्त के दौरान भारतीय सैनिकों को नियंत्रण रेखा के अपनी तरफ चीनी फौजियों के कब्जे की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि चीन ने भारत को उकसाया है, लेकिन भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये इस मुद्दे के राजनीतिकरण का समय नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य में शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी की गठबंधन सहयोगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया आज महामारी और दुष्प्रचार के दोहरे हमले से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है और लगभग 5 लाख लोगों की जान ले ली है। बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की कल मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और सुनियोजित दुष्प्रचार से आमतौर पर लोगों के बीच संदेह बढ़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए हमें राजनीति को दरकिनार कर तथ्यों पर ध्यान देना होगा। देश भर के बैंकों में खाता धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया है, जैसा कि सहकारी बैंकों पर लागू है। अध्यादेश के तहत खाता धारकों के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों के प्रशासन में सुधार से उन्हें मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा।
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डी दल पर इन राज्यों के कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान के झुंझुनू में 26 जून को टिड्डियों का दल देखा गया था, जिसके बाद इन्हें खत्म करने के लिए वहां नियंत्रण टीम तैनात की गई थी। यहां से बची हुई टिड्डियां आपस में मिलकर 3 अलग अलग समूहों में दिल्ली के द्वारका, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तथा उत्तर प्रदेश की ओर निकल गईं। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से जारी परामर्श में सभी जिला मजिस्ट्रेटों से अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है। जिले के अग्निशमन विभाग से टिड्डियों के खात्मे के लिए जरूरी कीटनाशकों के छिड़काव की व्यवस्था करने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेटों से टिड्डियों के हमले की संभावना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को सतर्क करने को कहा गया है। केंद्र ने राजस्थान में जल जीवन मिशन लागू करने की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में से 12 लाख से अधिक को नल से पानी पहुंचाने की सुविधा दी जा चुकी है। 2020-21 में राज्य में 20 लाख से ज्यादा अधिक परिवारों को नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। माल और सेवा करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 1 जुलाई से GSTR 1 फॉर्म के स्थान पर SMS के जरिए नील स्टेटमेंट जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि जिन व्यापारियों की कोई कर देयता नहीं बनती, उन्हें SMS के जरिए माल और सेवा कर विवरणी भरने की व्यवस्था से बड़ी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय कल से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाएगा। इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज आतंकवादियों से संपर्क वाले 2 व्यक्तियों के पास से हथियार और गोला बारूद के साथ 65 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि तस्कर पाक में सक्रिय आतंकवादी समूह के साथ संपर्क में हैं। ये लोग मादक पदार्थों की तस्करी के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की हथियारों की आपूर्ति करने में भी लिप्त रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा में 74.63 और 10वीं में 83.31% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने परीक्षा में टॉप आने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने सफलतापूर्वक परीक्षाओं का आयोजन किया और लॉकडाउन के बावजूद भी समय पर परीक्षा परिणामों की घोषणा की है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ तेज बौछार हो सकती है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। वर्षा या गरज के साथ तेज बौछार हो सकती है। तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में बारिश हो सकती है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बेंगलुरु, अहमदाबाद और भोपाल में 1 या 2 बार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुवाहाटी में गरज के साथ तेज बौछार और आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में शाम के समय बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 24 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में गरज के साथ तेज बौछार का अनुमान है। तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। गिलगित में तापमान 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां गरज के साथ तेज बौछार हो सकती है। मुजफ्फराबाद में बौछार और आंधी आने की संभावना है। तापमान 20 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चंद्रिका जोशी, समाचार कक्ष। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों से और सजग रहने की अपील की। कहा, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी अब भी महत्वपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में स्वास्थ्य देखभाल और जांच संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया और किसी भी हालात से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। सरकार ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में 33 की जगह अब 45% यात्रियों की अनुमति दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।